हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज के सेशन में हमने जो चैप्टर अपने पिछले सेशन में पढ़ना स्टार्ट किया था, द गर्ल विद क्रचेस, इसी सेशन को, इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे स्टोरी के एंड में क्या होता है। साथ ही कुछ एक्सरसाइजेस हैं, उसको भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं द गर्ल विद क्रचेस यानी कि बैसाखी के साथ लड़की, इस चैप्टर का एंड क्या होता है। तो पिछले सेशन में हमने देखा था कि जो लास्ट में जो उसके टीचर होते हैं, सबरा तरन्नुम के जो टीचर होते हैं, कई साल गुजर गए और उनका एक दिन अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, वो बेहोश हो जाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। When I opened my eyes, I found myself in a hospital. जब मैंने आंखें खोली तो मैंने खुद को एक हॉस्पिटल में पाया। My leg was bandaged. A doctor came to me. Her face looked familiar. मेरा जो पैर था उसमें बैंडेज लगा हुआ था और एक डॉक्टर मेरे पास आई, उसका चेहरा मुझे बहुत ही फेमिलियर सा, यानी कि जैसे कोई अपना होता है वैसा लगा। वेयर एम आई मैडम, व्हाट हैज हैपेंड टू मी, आई आस्क्ड एंग्शियसली। तो मैंने उनको उत्सुकता से पूछा कि मैं कहाँ हूँ मैडम और मुझे क्या हुआ। यू आर इन द हॉस्पिटल, यू हैड मेट विद एन एक्सीडेंट बट नाउ यू आर आउट ऑफ डेंजर। तो वो कहती है कि आप अस्पताल में हैं, आपका एक एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन अब आप आउट ऑफ डेंजर है, खतरे से बाहर है। राज सर प्लीज डोंट कॉल मी मैडम। और फिर उसने कहा कि राज सर आप प्लीज मुझे मैडम मत कहिए। इस तरह से उसने कहा। तो वो भी सर जो थे वो भी जो है सरप्राइज हो गए कि किस तरह से डॉक्टर मुझे मैडम बोल रही है, सर बोल रही है। What? How did you know my name? I inquired. तो इस पर वो आश्चर्यचकित होकर उन्होंने पूछा उनसे कि क्या आपको मेरा नाम कैसे पता? Oh sir, you didn't recognize me. I am सबरा तरन्नुम, your ex student, she said. तो इस पर उस लड़की ने कहा कि ओ सर, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं सबरा हूँ, सबरा तरन्नुम, आपकी पुरानी छात्रा। You mean the girl with crutches? तुम्हारा मतलब है कि वो लड़की जो बैसाखी के साथ थी? यस सर, योर इंस्पिरेशन वर्क। तो वो कहती कि हाँ सर, आपने जो मुझे प्रेरणा दी उस वो काम आई। नाउ आई एम अ डॉक्टर, आई जॉइन दिस हॉस्पिटल ओनली लास्ट वीक। अब मैं एक डॉक्टर हूँ और मैंने ये अस्पताल पिछले हफ्ते ही ज्वाइन किया। एंड सर आई एम यूजिंग जयपुर लिम्स। और सर मैं जयपुर लिम्स यानी कि आर्टिफिशियल जो हाथ पैर होते हैं उसको बोलते हैं जयपुर लिम्स। तो आर्टिफिशियल यानी जयपुर लिम्स इस्तेमाल करती हूँ। एंड नाउ आई एम नॉट द गर्ल विथ क्रचेज नाउ। और अब मैं गर्ल विथ क्रचेज नहीं हूँ। हर स्माइल वाज सो सूदिंग, और उसकी हंसी बड़ी ही सूदिंग थी, बड़ी ही ठंडक देने वाली थी। तो इस तरह से ये स्टोरी देखी हमने, कितनी अच्छी स्टोरी थी। अगर एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा मार्गदर्शक आपको मिल जाए तो आपकी लाइफ कैसे बदल सकती है, ये भी हमें इस स्टोरी से पता चलता है। आइए अब ग्लॉसरी एंड नोट्स देखें। फर्स्ट वर्ड है हमारा प्रॉपरली, जो कि एडवर्ब है। इसका मीनिंग है करेक्टली, ठीक ढंग से, जो चीज ठीक ढंग से की जाती है। क्रचेज एक नाउन है, सपोर्ट यूज्ड अंडर। बैसाखी, हिंदी में हम इसको बोलते हैं बैसाखी। फिर नेक्स्ट वर्ड है पोलाइटली। पोलाइटली इज एन एडवर्ब विद गुड मैनर्स, शिष्टता पूर्वक। ठीक है। फिर है इंटरप्टेड, जो कि एक वर्ब है, ब्रोक इन अपॉन अ पर्सन्स एक्शन स्पीच एटसेट्रा, यानी बीच में जब कोई रुकावट पैदा करता है उसको बोलते हैं इंटरप्टेड, दखलंदाजी की। ठीक है ना। अनफॉर्चुनेट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है अनलकी, बदनसीब जिसको कहते हैं। हैंडीकैप्ड एडजेक्टिव, इसका मतलब है डिसेबल्ड, विकलांग। फिर बर्डन नाउन का शब्द है, इसका मतलब है लोड या फिर हिंदी में बोझ कहते हैं इसको। फेमिलियर एडजेक्टिव का शब्द है, हैविंग गुड नॉलेज, यानी परिचित, चिर परिचित सी उसको जो सर थे उसको चेहरा लगा उस डॉक्टर का। इंस्पिरेशन एक नाउन है, इसका मतलब है इन्फ्लुएंसेस अराउजिंग क्रिएटिव एक्टिविटी। प्रेरणा, हम अगर नॉर्मल हिंदी के शब्द में बोले तो प्रेरणा। जयपुर लिम्स अगेन एक नाउन है, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स फॉर द हैंडीकैप, यानी कृत्रिम अंग जिसको कहेंगे वो होते हैं जयपुर लिम्स। अब आइए हम देखते हैं इसके आगे कौन सी एक्सरसाइज है जो आज हमें देखनी है। बच्चों आज हम इसमें वर्ड स्टडी और काफी सारी एक्सरसाइज जो आज देखने वाले हैं। देखिए अब हम ग्रामर पढ़ते हैं। सबसे पहले कंजंक्शन के बारे में आप जानते हो। कंजंक्शन क्या होता है, जो दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ता है वो होता है कंजंक्शन। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे, आइए इसको पढ़ते हैं। आई रेज्ड माई हेड एंड सॉ अ गर्ल विथ क्रचेस स्टैंडिंग एट द डोर। ये सेंटेंस हमारे चैप्टर में आया था कि मैंने अपना सिर उठाया और एक लड़की को देखा जो कि क्रचेस थे जिसके पास, यानी कि जो बैसाखी ली हुई थी और वो दरवाजे पे खड़ी थी।
I also asked the girl to sit, but she politely refused. मैंने लड़की को भी बैठने को बोला, लेकिन उसने नम्रता से मना कर दिया. In sentence A, and combines I raised my head with saw a girl. अगर हम सेंटेंस ए को देखें, I raised my head, saw a girl, इसको हम and इस शब्द से, और and का मतलब कहते हैं और, इस शब्द से कंबाइन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है ना. Similarly in sentence B, but combines I also asked the girl to sit with she politely refused. अब सेंटेंस B की बात करें तो I also asked the girl to sit, इसको she politely refused से हमने but यानी कि लेकिन इस शब्द से हमने जोड़ा है, ठीक है. लिंकिंग वर्ड्स लाइक एंड, बट, एटसेट्रा आर कॉल्ड कंजंक्शंस. तो इस तरह के जो लिंकिंग वर्ड होते हैं, जो कि जोड़ते हैं, उनको हम कंजंक्शंस बोलते हैं. A conjunction is a word or a phrase which connects two words or two phrases. तो जो दो शब्दों या फिर दो वाक्यांशों को जोड़े वो होता है कंजंक्शन. और टू क्लॉजेज और टू सेंटेंसेस, या फिर दो क्लॉज भी हो सकते हैं, दो वाक्य भी हो सकते हैं, जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उसको कंजंक्शन बोलते हैं. इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? एंड, ईदर और. एंड का मतलब और होता है, ईदर और का मतलब या तो फिर ये या तो फिर वो, जब हम ऐसा बोलते हैं. बट यानी लेकिन, ऑल्सो यानी भी, नीदर नॉर यानी ना तो ये ना तो वो, ओनली यानी सिर्फ, आफ्टर यानी बाद में, बिकॉज यानी क्योंकि, इफ यानी कि अगर, सो दैट यानी कि सो दैट, हम ये भी एक हम जो है फ्रेज में यूज करते हैं. दैट, एज, व्हेन, व्हाइल, टिल, येट, अदरवाइज, एज वेल एज, एटसेट्रा. तो ऐसी बहुत लंबी फेहरिस्त है इसकी, इसमें से कुछ जो है वो यहाँ पे बताए गए. अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन कंजंक्शंस गिवन बिलो, ठीक है ना. यहाँ कुछ कंजंक्शंस दिए हुए हैं, इसको हमें फिलअप में भरना है. देखिए मैंने पहले ही भर के रखा हुआ है. आई एम इल सो आई कैन नॉट गो टू स्कूल, यानी मैं बीमार हूं इसलिए. जैसे हम बिकॉज का यूज करते हैं, बिकॉज का मतलब क्या होता है? क्योंकि. आई एम इल, मैं बीमार हूं इसलिए, आई कैन नॉट गो टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सकती. तो यहाँ पे अगर हम बिकॉज लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा. आई एम इल बिकॉज आई कैन नॉट गो टू स्कूल हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, ठीक है. वी प्लेड वेल येट वी कुड नॉट विन द मैच, हमने अच्छा खेला फिर भी, येट यानी कि फिर भी, हमने अपनी पूरी कोशिश की फिर भी हम मैच नहीं जीत पाए. वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे. शी कैन नॉट प्ले बिकॉज शी इज इंजर्ड, वो नहीं खेल सकती क्योंकि वो इंजर्ड है. अब अगर इसी सेंटेंस को हम रिवर्स कर दे तब फिर यहाँ पे सो लगेगा. अगर हम लिखे कि शी इज इंजर्ड सो शी कैन नॉट प्ले, ठीक है, समझ में आई बात. और ऐसे ही अगर फर्स्ट सेंटेंस देखे, आई कैन नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई एम इल, तो सो और बिकॉज का किस तरह से यूज करना है ये आपको समझ में आना चाहिए. सोनू एज वेल एज मीना इज प्लेइंग, यानी कि सोनू और मीना, सोनू के साथ साथ मीना भी खेल रही है. अब कंपोजिशन में देखिए, सपोज यू आर तरन्नुम, सोचिए कि आप तरन्नुम हो. कंप्लीट द एप्लीकेशन दैट तरन्नुम हैड रिटन टू द सिविल सर्जन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट टू इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन. तो यहाँ पे नीचे एक फॉर्मेट दिया गया है, उसको आपको फिलअप करना है, पूरा कंप्लीट करना है. तो तरन्नुम जो है एक सिविल सर्जन, उसके डिस्ट्रिक्ट के, उसके जिले के सिविल सर्जन को एक जो है एप्लीकेशन लिख रही है ताकि वो उसको एक सर्टिफिकेट इशू करे फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन होने का, कि वो शारीरिक रूप से विकलांग है, इसके लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए. तो देखिए किस तरह से लिखेंगे. यू मे स्टार्ट लाइक दिस, इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं. यहाँ पूरा फॉर्मेट लिखा हुआ है. देखिए डेट यहाँ पे लिखी है आपने 14/12, तो आप डेट कोई भी लिख सकते हैं इस तरह से. टू द सिविल सर्जन सुपौल, ठीक है ना. सब्जेक्ट लिखा है, फिर यहाँ देखिए काफी सारी चीजें तो लिखी हुई है. इशूइंग अ सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन, हमें सब्जेक्ट लिखना एप्लीकेशन में बहुत जरूरी होता है. और फिर हमने लिखा सर आई बैक टू से दैट, देखिए यहाँ पे आपको और अच्छे से दिखेगा. आई बैक टू से दैट आई एम अ हैंडीकैप्ड गर्ल, यानी कि मैं नम्रता से कहना चाहती हूँ कि मैं एक विकलांग लड़की हूँ. माई राइट लेग इज अफेक्टेड फ्रॉम पोलियो, मेरा दाहिना पांव जो है वो पोलियो से अफेक्टेड है, पोलियो ग्रसित है. तो इस तरह से आप लिखेंगे. Therefore, I request you to issue me a certificate stating that I am a physically challenged person. तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मुझे एक सर्टिफिकेट दें जिसमें ये लिखा हो कि मैं फिजिकली चैलेंज पर्सन हूँ, एक शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति हूँ. आई शेल रिमेन ग्रेटफुल, मैं आपकी आभारी रहूंगी. योर्स फेथफुली तरन्नुम. तो आपको मेन जो पार्ट है
वो ये लिखना है जो मैंने आपको अभी बता दिया है, I beg to say that I am a handicapped girl, my right leg is affected from polio। बाकी सारी चीजें तो इसमें लिखी हुई है और मैंने आपको समझा भी दी है। अब इसके बाद जो ट्रांसलेशन पार्ट है वो आज हम आपसे जो है शेयर करेंगे। आइए अब देखते हैं जो ट्रांसलेशन और जो कुछ बची हुई चीजें हैं उनको। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्ड स्टडी की एक्सरसाइज से। गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, अगर आप बुक में देखेंगे बुक में भी कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसके मीनिंग आपको गेस करने हैं, अनुमान लगाना है। तो कुछ शब्दों के मीनिंग तो आपको जो है उसमें भी मिल जाएंगे हमारे ग्लॉसरी में। देखिए क्रचेस जो पहला शब्द है इसका मीनिंग क्या हुआ, वुडन क्रॉस पीस यूज्ड टू वॉक। आपने देखा होगा जो बैसाखी होती है वो लकड़ी की होती है ना, तो लकड़ी से बनी हुई, तो इसलिए वुडन क्रॉस पीस, लंबी लंबी होती है, उसमें से क्रॉस सा होता है, और यूज टू वॉक यानी चलने के लिए काम आता है। क्लैड, क्लैड का मतलब पुटिंग ऑन, रैप। क्लैड, क्लैड इन साड़ी, ऐसा लिखा हुआ था उस चैप्टर में हमारे, तो यानी कि साड़ी में लिपटी हुई या साड़ी पहनी हुई। रिफ्यूज का मतलब है डिनाइड यानी मना कर देना। अनफॉर्चुनेट, अनलकी, ठीक है। आउटस्टैंडिंग यानी स्पेशल, बहुत बेहतरीन जब होता है तो हम आउटस्टैंडिंग होते लिखते हैं। अब इसी तरह से राइट द वर्ड्स दैट आर अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ कुछ शब्द लिखे हैं, उसका हमें अपोजिट लिखना है। देखिए एक्सेप्टेड, अनएक्सेप्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अनएक्सेप्टेड यानी कि हमने इसमें क्या जोड़ा है, प्रीफिक्स। ये जो अन और डिस इस तरह के शब्द है ये प्रीफिक्स कहलाते हैं। एक्सेप्टेड यानी कि स्वीकार किया, अनएक्सेप्टेड यानी कि अस्वीकार। फॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट। एबिलिटी, डिसएबिलिटी। फेलियर, सक्सेस। फेलियर यानी कि जब हम हार जाते हैं, सक्सेस यानी कि हमारी जो सफलता होती है। फॉरगेट, रिमेंबर। फॉरगेट भूलना, रिमेंबर याद करना। अब है हमारा ट्रांसलेशन। देखिए ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। हिंदी में सेंटेंसेस है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। मैं स्कूल जा रहा हूं इसलिए नहीं खेलूंगा। कैसे लिखेंगे इसको, आई एम गोइंग टू स्कूल सो आई विल नॉट प्ले, ठीक है। हम लोग अच्छा खेले तो भी नहीं जीते। We played well, still we didn't win। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे so, still, यहाँ पे कंजंक्शन का यूज हो रहा है हर सेंटेंस में, ठीक है ना। इंग्लिश में जो कंजंक्शन हमने आज पढ़े थे, तो we played well, still we didn't win। यहाँ आओ वरना मैं तुम्हें पीटूंगा। Come here or else I will beat you, ठीक है ना। तो यहाँ पे और आ गया। मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं बीमार हूं। आई कांट कम बिकॉज आई एम सिक। तो आप इसको कांट की जगह कैन नॉट भी लिख सकते हैं, हमने कॉन्ट्रैक्शन में लिखा है। आई कांट कम बिकॉज आई एम सिक। तुम और वह मेरे दोस्त हैं। यू एंड ही और हिम, आप इन दोनों में से कोई भी शब्द का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। यू एंड ही या फिर यू एंड हिम आर माई फ्रेंड्स। तो ये सारे सेंटेंसेस में हमने कंजंक्शन का यूज किया है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू योर मदर टंग। नाउ देयर आर सेंटेंसेस रिटन इन इंग्लिश, इसको हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है, अनुवाद करना है। आई एम रीडिंग सो आई शैल नॉट गो टू मार्केट। मैं पढ़ रहा हूं इसलिए मैं बाजार नहीं जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है वी ट्राइड येट वी फेल्ड। हमने कोशिश की फिर भी हम असफल रहे। येट यानी फिर भी। स्टॉप शाउटिंग अदरवाइज द टीचर विल पनिश यू। चिल्लाना बंद करो नहीं तो शिक्षक तुम्हें दंड देंगे। तो अदरवाइज का मतलब क्या हुआ, नहीं तो, ठीक है। आई शैल हेल्प यू बिकॉज यू आर माई फ्रेंड। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। ही एज वेल एज शी इज हैप्पी। वह और वह भी खुश है। देखिए अब इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में हम ही शी लिखते हैं, ठीक है ना, गर्ल और बॉय के लिए अलग होता है। लेकिन हिंदी में जब हम लिखते हैं तो वह लड़का भी हो सकता है और वह लड़की भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए वह और वह भी खुश हैं, इस तरह से लिखा है। तो बच्चों आज हमने कई सारी चीजें देखी हैं, चैप्टर पढ़ा पूरा, इसके साथ ग्लॉसरी में नए नए शब्द देखे, अपोजिट्स पढ़े हमने, फिलअप्स देखे, कई सारी चीजें देखी हैं। और एप्लीकेशन किस तरह से लिखी जाती है ये भी आपने फॉर्मेट देखा और उसको लिखना समझा है। सारी चीजें जितनी भी हमने पढ़ी है उसको अच्छे से आप ध्यान लगा के देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आज की क्लास को मैं यही फिनिश करती हूँ। अगले सेशन में नए चैप्टर के साथ आपके फिर से मिलूंगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी, हेल्दी एंड नाइस डे। थैंक यू, बाय।